नमस्कार, झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा। आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आखिरी दिन है। रांची के मुख्य मंदिर में आज सुबह से ही पूजा अर्चना जारी है। हालांकि आज की पूजा मौसी बाड़ी में ही करने की परंपरा रही है, लेकिन कोरोना के चलते इस साल रथ यात्रा नहीं निकली, जिसके कारण 12 जुलाई से मुख्य मंदिर में ही भगवान जगन्नाथ की विधि विधान से पूजा की जा रही है। आज सुबह जगन्नाथ मंदिर में पूजा और आरती का आयोजन हुआ, जिसका जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज आखिरी दिन है और परंपरा के तहत जो विधि विधान मौसी बाड़ी में होनी थी वो यही निभाई जा रही है। हमारे साथ रांची जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी, हम उनसे बात करेंगे कि पुजारी जी, आज पूजा का आखिरी दिन है तो कैसे क्या होगा आज? जय जय जगन्नाथ। सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों, राज्यवासियों को जगन्नाथ जी के तरफ से आशीर्वाद देता हूं कि अभी जो हम लोग संकट में हैं उससे सबको मुक्ति मिले। अब आज भगवान जगन्नाथ जी का वापसी रथ यात्रा का दिन है। भगवान आज अपने सिंहासन में शाम को विराजमान करेंगे। क्योंकि रथ यात्रा इस बार नहीं हो पाया, इसीलिए मौसी बाड़ी में जितने भी नियम धर्म होता है या फिर रथ के ऊपर जो नियम होता है, उस सभी नियम हम लोग अभी भगवान के दरबार में ही सब करेंगे और शाम को 5 बजे के बाद भगवान अपने आसन पर चले जाएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ संख्या में जो है भक्त पहुँचे हैं और ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। गाइडलाइंस के अनुसार ही पूजा हो रही है। आप लोग यहाँ पहुँचे, भगवान से आप लोगों ने क्या मांगा? भगवान से बस कि सब कुछ अच्छे से रहे और ये कोरोना जो है ये ख़त्म हो जाए जल्दी से जल्दी, सब लोग अच्छे से रहे, सब लोग खुश रहे। आप क्या करती हैं? आप जी एडवोकेट हूँ मैं। एडवोकेट, वकील हैं आप? तो क्या केस जीतने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा? नहीं, भगवान से आशीर्वाद केस जीतने के लिए नहीं, अभी तो फिलहाल जिंदगी जीत लीजिए, वही सबसे बड़ा बात है। कितनी बड़ी बात कही उन्होंने कि केस जीतने के लिए नहीं, जिंदगी की जंग जीतने के लिए जो भगवान से आशीर्वाद मांगा। जिंदगी सबसे इम्पोर्टेंट है। आपने क्या मांगा? बस आशीर्वाद, बाकी तो सब खुद ही दे देते थे। क्या करते हैं आप? एडवोकेट हूँ। आप सभी एडवोकेट हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ 3 अधिवक्ताएं पहुंची हैं और तीनों अधिवक्ता उनको कहा जाता है। जगन्नाथ स्वामी को महान अधिवक्ता वो खुद ही है। भगवान जगन्नाथ स्वामी खुद सबसे बड़े अधिवक्ता हैं, जज हैं, जिंदगी का फैसला करते हैं। इन तमाम अधिवक्ताओं का ही कहना है पूजा करने के लोग यहाँ पहुँचे हैं। कुछ बच्चे भी हैं। भगवान की पूजा की तुमने? पूजा की तुमने? इस समय भगवान की आरती हो रही है और काफ़ी भक्तिभाव से यहाँ पर आरती हो रही है। शाम में विधि विधान के बाद भगवान जो है वापस अपने जो उनका भगवान का कक्ष है, भगवान वहाँ लौट जाएंगे और इस तरह रथ यात्रा की जो पूरी विधि विधान परंपरा है उसका निर्वहन होगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। मौसी बाड़ी में आज पूजा अर्चना के बाद आज भगवान जगन्नाथ को मुख्य मंदिर में लौटना था, लेकिन कोरोना के कारण रथ यात्रा नहीं निकलने के चलते मुख्य मंदिर में ही विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की गई, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और वहां पे जितने भी श्रद्धालु थे वो पहुंचे हुए थे। भगवान से उन्होंने कई सारी कामनाएं की। स्वामी की हमें लगता है कि हमारे शादी जगन्नाथ स्वामी की कृपा से ही हुई है, क्योंकि पहली बार इनसे मैं यहीं मिली थी और हमारी शादी भी इसी साल हो गई। हमारी शादी में ज़्यादा भीड़ नहीं हो पाई थी, बट सोची हूँ कि जब भी हमारी एनिवर्सरी आए तो हम लोग सारे परिवार फिर से जगन्नाथ स्वामी के पास आए और धूमधाम से अपना एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। जय जगन्नाथ स्वामी की। और हमारी इंगेजमेंट भी यही हुई थी, सब भगवान की कृपा से ही। जी, जय जगन्नाथ स्वामी। आज शयनी एकादशी है। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा मौसी बाड़ी से मुख्य मंदिर प्रस्थान करने का जो विधान है वो बड़े मंदिर में ही संपन्न किया जा रहा है। पूरे विधि विधान से हमारे रामेश्वर पाढ़ी जी हैं, वो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी, और उनके माध्यम से पूरा विधि विधान से जगन्नाथ का जो परंपरा से नियम चलते आ रहा है उसे संपन्न कराया जा रहा है। झारखंड में रोजगार को लेकर सियासत गर्म है। सरकार ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित कर रखा है, लेकिन अब तक नियोजन नीति नहीं बनाने पर विपक्ष सवाल उठा रहा है।
हेमंत सरकार ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है, लेकिन नियुक्ति का मसला फिलहाल फाइलों में बंद है। आंकड़ों के लिहाज से करीब 1.5 लाख खाली पदों को भरने की कवायद चल रही है, लेकिन हकीकत ये है कि सरकार अब तक नियोजन नीति तक नहीं बना पाई है। तीसरी श्रेणी और चौथी श्रेणी की जो नौकरियां हैं यहाँ के लोगों को मिलती रही है, हम वही चाहते हैं हम भी। और जितनी कंपनियां बाहर से आए प्राइवेट में, यहाँ के लोगों को 75% रोजगार दें। वर्तमान सरकार ने रघुवर सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति को रद्द कर दिया था, लेकिन अब तक नई नीति नहीं बनी। हालांकि सरकार परीक्षा संचालन नियमावली जरूर बना रही है। इसमें झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले युवाओं को नियुक्ति में प्राथमिकता देने की बात है। कितना 1.5 साल हो गया सरकार को बने हुए, और 1.5 साल तक सब कुछ मामला को उन्होंने लटका करके रखे हुए हैं। भैया आपको अगर बदलनी था तो क्या करनी थी, वो सब चीज साफ साफ आप ले आते। तो इनकी नीयत तो सब समझ में आती है कि वो क्या करना, खाली मामला को लटका करके रखना चाहते हैं। झारखंड में हर बार नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में रही है। जेपीएससी समेत कई दूसरी बहाली पर विवाद रहा है। ऐसे में राज्य की खाली पदों पर नियुक्ति कैसे होगी, ये अब तक तय नहीं है। वैसे बगैर नियोजन नीति के बहाली पर संशय नजर आ रहा है। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति पर उद्योगपतियों ने सवाल उठाए हैं। दीपक मारू ने कहा कि झारखंड का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ सिर्फ पेपर पर उद्योग नीति बनती है। उद्योग लगाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की बात कही जाती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मंत्रालय का चक्कर लगाना पड़ता है। झारखंड स्मॉल इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष फिलिप मैथ्यू ने कहा कि सरकार जमीन उपलब्ध कराने में नाकाम रही है। वहीं झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण जैन ने कहा कि उद्योग के लिए बिजली पानी का समुचित इंतजाम होना चाहिए। जनरेटर से काम करना मुश्किल है। वहीं कुणाल आजमानी ने कहा कि सरकार नई पॉलिसी को लेकर आती है, लेकिन जमीन पर उसे सही तरीके से लागू नहीं किया जाता है। जबकि रणजीत टिब्रेवाल ने कहा कि राज्य में अधिकारियों की मनमानी चलती है, यहां माफियागिरी हावी है। झारखंड का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ पर अधिकारी इसको जमीनी लेवल पर ये कार्य को नहीं करवा पा रहे हैं। आज के डेट में सिंगल विंडो सिस्टम कहीं पर भी नहीं है। हर आदमी को, हर उद्योगपति को हर एक विभाग में जा कर के हर एक अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग अधिकारियों से मिल करके कार्य करवाना पड़ रहा है, जो कि सिंगल विंडो सिस्टम के प्रारूप को एकदम ही डिफाई करता है। फीलिंग आ गई है कि ये सिर्फ एक नारा रह गया है कि बिजली है, पानी है, ये सब तो हमारे हिसाब से तो बिल्कुल फेलियर हो रखा है। सिंगल विंडो इज़ अ टोटल फेलियर। वहाँ पे अगर आप जाते हैं तो फ़ायदे के बल्कि उल्टा नुकसान होती है। एक पेमेंट अगर सिंगल विंडो के थ्रू हम लोग पेमेंट करते हैं तो वो डिपार्टमेंट में जाती नहीं है, और फिर हम लोग को तकलीफ़ होती है ये पेमेंट कहाँ गई उसको। है कि ये सब्सिडीज़ और जितने भी फैसिलिटीज़ देने की उसमें बात कही गई है, वो धरातल पर तभी आएंगे जब उद्योग आएंगे। लेकिन उद्योगों के लिए हम लोगों ने देखा है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एक लैंड की, इलेक्ट्रिक की और सिंगल विंडो सिस्टम जो कि क्लियरेंसेस मिलते हैं कोई भी उद्योगों को, तो इसके ऊपर में सरकार को बहुत ध्यान देना होगा कि उद्योग लाने के लिए हम लोग एक लैंड बैंक बनाएं। एप्लीकेशन आ गया तो ये नहीं देखते हैं कि अब दोनों प्रोजेक्ट क्या है क्या नहीं है। अब वो बिडिंग करेंगे, बिडिंग में जो नियम है सरकार का, अब 50 लाख की ज़मीन है तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ तक बिड हो रहा है, तो वो इन्वेस्टर कैसे आएगा, कैसे उसको ज़मीन में। मैं समझता हूँ छोटा जो लघु उद्यमी है, जो छोटे छोटे अनएम्प्लॉयड आदमी है, अगर इंडस्ट्री लगाना चाहें तो वो उनके लिए असंभव है। झारखंड में क्या ईसाई मिशनरीज का सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? सवाल इसलिए क्योंकि खूंटी में पीएम आवास में चर्च बना दिया गया। वहीं रांची के लापुंग में स्कूल कैंपस के अंदर गिरजाघर बना दिया गया है। सेवा की आड़ में धर्म का खेल। स्कूल कैंपस में चर्च का निर्माण। झारखंड में ईसाई मिशनरीज की नापाक हरकत अब स्कूल की दहलीज तक पहुंच चुकी है। रांची के लापुंग में स्कूल कैंपस में ही
गिरजाघर का निर्माण कर दिया गया है। इसका खामियाजा बच्चों को उठाना पड़ रहा है। सारंग लोया में बने इस आरसीएम स्कूल का निर्माण भले ही मिशनरी संस्था ने कराया है, लेकिन इसे सरकारी मान्यता प्राप्त है। सरकारी स्कूल है सारंग लोया गांव का, और ये जो कैंपस था, ये पूरा जो परिसर था वो स्कूल के बच्चों के लिए था, उनको खेलने के लिए था और बच्चे यहाँ खेला भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया और जो इलाके में जो मिशनरी हावी होती गई, उसके बाद आप देख सकते हैं कि सरकारी स्कूल के कैंपस में ही एक चर्च बना दिया गया है, जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। सही तो नहीं है सर, सरकारी स्कूल के समत में तो नहीं है गिरजाघर। बच्चा लोग खेलता था, मैदान भी था, थोड़ा बहुत छोटा सा बचल है, उसमें खेलने के लिए दिक्कत होता होगा। और तो हम लोग उतना इधर आना जाना नहीं करते हैं, इसलिए नहीं मालूम। लापुंग में स्कूल कैंपस में चर्च बना दिया गया, वहीं खूंटी के तोरपा प्रखंड के रायस मेला गांव में पीएम आवास में ही चर्च बना दिया गया। मैं कहूँगा जहाँ कहीं भी लोभ और लालच से अगर किसी का भी कोई धर्मांतरण करता है तो वो गलत होता है, कानूनी वो अपराध है, और उसके लिए कानून भी बनी हुई है, उसको देखना चाहिए सरकार को उसका। हमारे भोले भाले नागरिकों को धर्मांतरण करना, प्रलोभन देना कहाँ का न्याय है? कौन सा संविधान में ये बात है? ये पूरी तरह गैर कानूनी है और झारखंड की सरकार चुप बैठी है, माने मौन समर्थन है झारखंड की सरकार का। स्कूल कैंपस और पीएम आवास में चर्च बनाने पर कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल ये कि स्कूल को क्यों बनाया गया धर्म का अखाड़ा? स्कूल में शिक्षा की जगह धर्म का प्रचार क्यों? क्या मिशनरीज को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है? चर्च की आड़ में जमीन का अतिक्रमण क्यों? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। बोकारो के 3 सेंटरों में ऑनलाइन तरीके से जेईई मेंस का एग्जाम चल रहा है। इस दौरान छात्रों को संक्रमण से बचाने की पूरी व्यवस्था की गई है। टीसीएस की ओर से ये एग्जाम बोकारो के 3 सेंटर्स गुरुद्वारा अल्फा एआईसीटी सेंटर, चिकित्सा और चीरा चास स्थिति तीस्ता में लिया जा रहा है। हालांकि बोकारो में सुबह से बारिश हो रही थी, लिहाजा छात्रों और अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। जेईई मेंस का सेंटर पड़ा है सर, और टोटल 150 का अकाउंट हम अपने यहाँ पे है। 150 में शायद 138 अभी तक आ चुके हैं, तो देखते हैं हम लोग, और आएंगे तो अलाउ की। सेंटर पड़ा है बोकारो? टोटल 3 जगह सेंटर है सर। पहले टीसीएस का मेन सेंटर जो है वो गुरुद्वारा चास के पास जो है, जिसका नाम है कुंती कुटीर, और एक अपना अल्फा आईसीटी सेंटर हो गया, और एक चिरा चास में है टीसा। बोकारो में एक बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बीमार बेटी को देखने के लिए उसके ससुराल जा रही थी। धनबाद पुरुलिया हाईवे पर ऑटो चालक ने उसे सुनसान झाड़ी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और महिला को छोड़कर फरार हो गया। महिला ने चास मुफस्सिल थाना पुलिस को आप बीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने इलाज के लिए बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है। गोड्डा की नूरजहां खातून जर्जर घर में रहने को मजबूर है। उसका पति और बेटा कमाने के लिए राज्य से बाहर गए हुए हैं। ऐसे में अपनी बेटी के साथ नूरजहां प्लास्टिक लगी इस झोपड़ी में रह रही है। तस्वीरों में आपको उनका घर दिख रहा होगा। अब तक उसे सरकार की ओर से किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। पूरे मामले पर बीडीओ ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराकर नूरजहां को सरकारी सुविधा दी जाएगी। परेशानी है कि नए हो रंगे गरीब दुखियाचार की परेशानी कमाई खाई खेती खिला नहीं है जेमरा में नए जगह चले बने सब कहाँ से उठा गए। सूचना पहले हम लोग को प्रखंड में नहीं थी जी, तो जिससे सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है तुरंत हम लोग टीम वहाँ पे भेजेंगे और उनकी जो आर्थिक स्थिति है हम लोग पता लगाएंगे कि उनको क्या क्या सुविधाएं मिली है। हम लोग प्रयास करेंगे प्रशासन की ओर से जितनी उनको सुविधाएं प्रखंड से मिल सके, प्रशासन से मिल सके, उतना हम लोग मुहैया करेंगे।
रामगढ़ के बड़काकाना जंक्शन में क्विक वाटरिंग सिस्टम को चालू कर दिया गया है। 1,93,78,000 की लागत से ये बनाया गया है। क्विक वाटरिंग सिस्टम के लग जाने से यात्री डब्बे में कम समय में पानी भरा जा सकेगा। इसके लिए 40 HP क्षमता के 3 मोटर पंप लगाए गए हैं, जिससे कि एक साथ 3 प्लेटफॉर्म पर खड़ी रेल पर पानी भरा जा सकेगा। उसमें पानी भरने के लिए क्विक वाटरिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रेलवे कोच में बहुत ही कम समय में पानी भर के हम लोग उसको सही ढंग से चला सकते हैं और पैसेंजर को सुविधा देने के लिए, बेहतर सुविधा देने के लिए हम लोग इसका उपयोग में लाए हैं और इसको और बेहतर पैसेंजर एमिनिटीज को बढ़ाने के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं। अभी कितने समय में कोच में पानी फिल हो जाता है? अभी तो लगभग 6 से 7 रेक में हम लोग कोच फिलिंग कर रहे हैं कोरोना के टाइम में, लेकिन इसके बाद में जब नॉर्मल हो जाएगा तो हम लोग 18 से 19 रेक में पानी भरेंगे। साहिबगंज में कोरोना संकट में मजदूरों को मनरेगा के तहत काम देने का निर्देश दिया गया था। हजारों मजदूरों को काम भी मिला, लेकिन उनका अब तक पैसे का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे मजदूरों की परेशानी बरकरार है। FTO ने नहीं होने के कारण मजदूरों के खाते में पैसा भी जमा नहीं हो रहा। पैसा भुगतान के लिए मजदूर रोज प्रखंड कार्यालय का चक्कर भी लगा रहे हैं। मजदूरों के भुगतान नहीं होने से कई योजनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। अभी केंद्र से पैसा नहीं आने के चलते करीब 1 महीना से भुगतान लंबित है और अभी राज्य सरकार से राज्य में बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि इस सप्ताह में पेमेंट आ जाएगा। जो प्रस्ताव यहाँ से भेजा जाना था चला गया है वहाँ से। साहिबगंज की मनसिंघा पंचायत स्थित कटघर गांव के तालाब में पत्थर के फूड ग्रेन जैसे चावल, दाल, जौ, आलू और प्याज लोगों को चौंका रहे हैं। बताया जा रहा है कि पत्थर के अनाज जीवाश्म फॉसिल्स के रूप में बदले हुए ग्रीन ग्रेन हैं। करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी से निकले उद्गार राजमहल की पहाड़ियों में जीवाश्म के रूप में नजर आ रहे हैं। बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ ने भी जांच के बाद इसकी पुष्टि की। पत्थर के अनाज को लोग घर ले जा रहे हैं और ये ग्रीन ग्रे यूं ही नष्ट हो रहा है, लिहाजा इनके संरक्षण की जरूरत है। हालांकि इनके संरक्षण के लिए मंडरों में फॉसिल्स पार्क बनाया गया है, लेकिन इनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। और चलिए अब देखते हैं